नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि यदि हमें दो वेरिएबल्स के दो इक्वेशंस दी जाए तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने पिछली वीडियो में ये भी सीखा कि यदि हमें तीन वेरिएबल्स के तीन इक्वेशंस दी गई हो तो हम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर जो हमने पिछली वीडियो के जरिए जिस एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कस किए थे उस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट्स के साथ क्या कनेक्शन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटर्मिनेंट्स के बेसिक बातों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ, यदि दो वेरिएबल्स x और y के रैखिक समीकरण दी गई हो, ठीक है, क्रमशः a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जिसे हमने क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, और इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 ले सकते हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स में इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। वी कैन राइट इट कुछ इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं आयताकार सारणी। क्यों आयताकार सारणी कहते हैं इसको? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे अगर मिला देंगे तो ये आयताकार बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आयताकार बन जाएगा, वर्गाकार भी बनेगा, ठीक है। और इसके वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं और इसके प्रोडक्ट को, दोनों प्रोडक्ट के सम को कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग क्या कहते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको समझते हैं। a1 b1 ये क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, क्षैतिज रेखा में है, ठीक है। और ये भी क्या है? एक क्षैतिज रेखा में है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो क्षैतिज रेखा में जो a1 b1 है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट रो और इसको कहते हैं a2 b2 को सेकेंड रो। ठीक उसी तरह से ये वर्टिकल है, उर्ध्वाधर में है, और ये भी उर्ध्वाधर में है। a1 a2 को हम लोग फर्स्ट कॉलम कहते हैं और b1 b2 को सेकेंड कॉलम कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। x और y को, इस वाले में से x और y जो है, इसमें से x को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट वेरिएबल, और y को कहते हैं सेकेंड वेरिएबल। ठीक उसी तरह से इसमें जो है c1 और c2 इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट a1x एंड b1y, अर्थात a1x और b1y प्रोडक्ट जो है उसका क्या है? सम है, यानी गुणनफल a1x और b1y का योग है, ठीक है। c1 c2 जो है वो क्या है? गुणनफल a2x और b2y का योग है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, हम जानते हैं कि हमने क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं कि यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तब इसका एक यूनिक हल होता है, इसका एक अद्वितीय हल होता है। आपको याद होगा, a1 by a2 does not equal to b1 by b2, then this equation has a unique solution. I mean, you can find the value of x and y. अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि यदि a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के, तब आप x और y की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अगर a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के, तब आप x और y की वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बल्कि x और y की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है, डिपेंडेंट नहीं रहती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। डिपेंडेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि केवल हमें एक इक्वेशन से मिलता है दो वेरिएबल्स x और y की। यदि हम उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तब हमें y की वैल्यू मिलती है। यहाँ पर एक्सप्रेशन a1 b2 माइनस a2 b2 जो 0 के बराबर नहीं है उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन।
इसका प्रयोग अब हम लोग कहाँ करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे? तो इस डिटर्मिनेंट का प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, उसके बाद सोशल साइंस के क्षेत्र में, जैसे कि हमें जटिल से जटिल कैलकुलस करना हो तो डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करके हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स जो है बहुत ही यूजफुल मैथमेटिक्स है। अब इसमें A1 B1 A2 B2 को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। किसका? डिटर्मिनेंट्स का। ये सभी एलिमेंट्स कहलाता है। इस A1 B1 को हम लोग फर्स्ट रो का एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि यह जो है फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स है, यानी फर्स्ट रो में है। ठीक है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में है। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है? A2 और B2 है। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है A2 और B2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड रो का एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वर्टिकल लाइन में, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में A1 और A2 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको फर्स्ट कॉलम का, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर B1 और B2 सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स कहलाता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर हम लोग इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तब इसको हम लोग किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है, वी कैन टेक A इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2, और ये सारे एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर सारणी के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह जो है मैट्रिक्स कहलाता है। और देखिए, चूंकि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम्स है, 2 रो और 2 कॉलम्स है, इसलिए इसको हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स भी पुकारते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बिकॉज इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब देखिए, इसमें भी ये जो फर्स्ट वाला जो अंक आपको दिख रहा होगा, इसको हम रो पुकारते हैं, और ये सेकेंड वाला जो अंक दिख रहा होगा, ये कॉलम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये मान जो है 2 और 2 है, ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? 3, ये जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, ये क्या है? ये इसकी 3 रो है, 3 को पंक्तियां है, और 2 को क्या हो जाएगा? 3 को अगर 2 रहेगा, 2 को क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, और एक लाइन और ऐसा रहेगा। ठीक है, अब बताइए, अब डिटर्मिनेंट्स को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो डिटर्मिनेंट को हम लोग सूचित करते हैं कुछ इस प्रकार से, DET और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस ए को लिखते हैं, या फिर इस ए को लिख करके इसके बाएं और दाहिने साइड में 2 पैरेलल लाइन खींच देते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होता है। या फिर इसको हम लोग, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से सूचित करते हैं, ये डेल्टा का सिंबल है। ओके, या फिर कुछ इस तरह से भी सूचित कर सकते हैं, या फिर इसके एक्सप्रेशन को इस तरह से सूचित कर सकते हैं। सब काटे को 12 पढ़ाते रह। फॉर एग्जाम्पल, यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इसके सभी एलिमेंट्स को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह से, 2 3 5 और 7।
यानी इसके सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। फर्स्ट रो में है, ये सेकंड इसको रो बोलते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, इसको सेकंड कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट में लिख दिए यहाँ पर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में, और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिए हैं सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट्स को। और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, ऑटोमेटिक जब लिखेंगे इस तरह से और एक निश्चित स्पेस को दे करके, ये नहीं है कि एक यहाँ पर लिखेंगे और एक यहाँ पे और एक फिर एक बार यहाँ पर लिख दिए और एक यहाँ लिख दिए, कुछ स्पेस जो कि चारों तरफ से क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा होगा लेकिन बराबर होता है। यहाँ से इसका और इसके बीच का स्पेस जो होता है और इसके बीच का स्पेस वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6 10 यानी 6 and 10। अब इसको हम लोग क्या लेते हैं, किसी भी लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। हम लोग ए लिख लेते हैं, टेक ए इज इक्वल टू 2 3 5 7। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट करना है। डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस ए के दोनों साइड क्या करेंगे, कुछ इस तरह के पैरेलल लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब इसको जब खींचेंगे तब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको भी इस लाइन को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और इसके बदले में क्या करेंगे, इस तरह का हम 2 3 5 7 लिख करके दोनों तरफ कुछ इस तरह का साइन दे देंगे। साइन नहीं, इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे, जैसे 2 × 7 - 5 × 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 कितना होता है, 14 - 5 × 3 15। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंट कितना है, -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इससे पता चलता है कि इस इक्वेशंस के दोनों वेरिएबल्स की एक यूनिक वैल्यू हमें फाइंड हो सकता है। यदि हम इसको पहले से कैलकुलेट कर ले, यानी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर ले, अगर वह 0 के बराबर नहीं है तो हम इस इक्वेशंस के वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें 3 वेरिएबल्स के 3 इक्वेशंस दी जाए तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, और यदि वह 0 के इक्वल नहीं है तब हम समझ जाएंगे कि इस तीनों इक्वेशंस के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग आखिर हम लोग किस लिए करते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को ज्ञात करेंगे, अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर नहीं है तब हम वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।